नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज सुनिए सोनाली गर्ग जी की लिखी एक बेहद खूबसूरत कहानी, हमसे आया ना गया। सोनाली गर्ग जी दिल्ली विश्वविद्यालय में वरिष्ठ अध्यापिका हैं। अब सुनिए कहानी आशा की जुबानी। निरंतर तेज होती बारिश की बूंदें बर्फीले तूफान में बदल गई थीं। आसमान चीर कर गिरते जल प्रवाह से लड़ती डीएम सुमिता मिश्रा की जीप हिचकोले खाती जैसे तैसे आगे बढ़ी जा रही थी। डाक बंगला तो आ ही गया मैडम, ड्राइवर ने स्पीड धीमी करते हुए कहा। पर लाइटें नहीं जल रही, बिजली नहीं है शायद। सुमिता ने हिम्मत करके शीशा खोला तो बारिश का तेज झोंका उसके बदन पर पड़ा। शीशा दोबारा चढ़ाते हुए उसने कहा, तुम उतर कर देखो, कोई चौकीदार हो तो गेट खोल दे, हमने आने की इत्तला तो दे दी थी। ड्राइवर ने बहादुरी से गाड़ी एक ओर लगाई और छाता ढूंढे बिना ही बंगले की ओर लपक लिया। गेट खुला और एक पहाड़ी आकृति जीप की तरफ बढ़ी। आइए मैडम, जरा ध्यान से, बच के। उसने छाता सुमिता पर ताना और बंगले में ले गया। हमें लगा इतने तूफान में आप आज नहीं आएंगी। तूफान तो तुम्हारे अल्मोड़ा में ही आकर मिला, यहाँ के लिए तो मैं कल रात ही निकल पड़ी थी। सुमी ने आंचल से हाथ मुंह पोंछते हुए कहा। जी आप चिंता ना करें, बंगला एकदम तैयार है। यह पहाड़ी बारिश है मिस साहब, जितनी तेज़ी से आई है उतनी तेज़ी से चली भी जाएगी। मैं चाय बनवाता हूँ। अरे नहीं, रहने दो। सुमी चौंक पड़ी। रात के 11 बजे चाय वाय नहीं चाहिए, मैं बस आराम करूँगी, सुबह देखेंगे। चौकीदार बिशन सिंह को अचरज हुआ। आज तक जो भी अफसर आता रहा है, चाय तो चाय उससे कहीं अधिक की ही तमन्ना रखता है। ये क्या है, कौन कहेगा जिले की अफसर है। 20-22 से ज़्यादा क्या ही उम्र होगी। सादी सी सूती साड़ी और मर्दाना बैग लेकर तूफान में निकल पड़ी। घर वालों ने नहीं रोका इसके। पर बिशन सिंह की सोचों पर विराम लगाती सुमी लाइट बुझाकर सोफे पर ही पसर चुकी थी। उसके तन की और मन की थकान का अंदाज कोई नहीं लगा सकता था। बिशन सिंह के पास भी दरवाज़ा भिड़ा कर जाने के सिवा कोई चारा ना था। बारिश से धुली एक बेहद चमकदार पहाड़ी सुबह ने सुमी को सहलाया। उठकर उसने पाया रात भर से सोफे पर ही सो रही थी वह। उठकर बैग खोला, कपड़े निकाले और बाथरूम की तलाश में लगी। सरकारी बंगलों जैसे कमरे सा विशाल स्नान गृह पर छोटी सी बाल्टी और चौकी। सलाम मिस साहब। बिशन सिंह की कड़कती आवाज़ और चाय के बर्तनों से खनकती ट्रे हाजिर थी। आप चाय लें, मैं पानी गर्म करवाता हूँ। दरअसल कल से बिजली आउट है तो गीजर नहीं चलेगा। सुमी ने चाय का कप उठाया और खिड़की का रुख किया। बाहर बेहद मनोरम नज़ारा था। अल्मोड़ा शहर के मकानों की ढलवा छतें लाल लाल गिट्टियों की तरह पहाड़ों पर बिखरी पड़ी थी। सुमी को अपने फैसले पर सुकून सा हो आया। ये दूर दराज की नियुक्तियाँ प्रशासनिक बिरादरी में पनिशमेंट पोस्टिंग कहलाती हैं। पर उसने जानबूझकर यहाँ आना चुना था। जाने क्यों शहरी लोग शहर की आपाधापी से मुक्ति नहीं चाहते। उसका बस चले तो कभी वापस ही ना जाए। क्या रखा है वैसे भी अब लखनऊ में। माँ है, भाई भाभी हैं, पर उसके अलावा वो भी ढेर सारी कड़वी यादें जो रह रह कर उसके तन मन को छलनी कर देती हैं। अल्मोड़ा आकर क्या मरहम लग पाएगा उन पर। पानी तैयार है साहब। बिशन एक बार फिर प्रकट हुआ था। सुमी ने चाय का बर्तन उठवाए और बाथरूम में चली गई, पर गर्म पानी की तरफ ध्यान ही न गया उसका। बाल खोले, नल के पानी की तेज धार के नीचे खड़ी रही वह। जितना सोचा था उतना ठंडा पानी था नहीं। दिल दिमाग सब बर्फ हो गए थे। बाहर निकली तो धूप कमरे के भीतर फैल चुकी थी। खुले बाल समेटे एक बैंगनी रंग की मद्रास कॉटन बांधी उसने और दोबारा खिड़की पर खड़ी हो गई। धूप फर पर उड़ते उसके बालों को सहला रही थी। कितना कुछ धो पाएगी अपने अतीत से, क्या समझा पाएगी उस उखड़े मन को।
पर निर्जन वन भी कभी कभी बेहद सुकून देता है। जनजीवन की उपस्थिति मन तो बहलाती है, पर सब कुछ गड्ढम गड्ढ कर देती है। व्यक्ति स्वयं अपने आप से ही नहीं मिल पाता। अब कुछ दिन कोई नहीं पूछेगा कि वह अकेली क्यों है, अकेली क्यों आई है, क्या कुछ पीछे छोड़ आई है। दिन ऐसे ही व्यवस्थित होते चले गए। ऑफिस का कार्यभार जल्द ही समझ लिया सुमी ने। फिर शाम को लौटकर जूते बदल आसपास की घाटी में शहर को निकल जाती वह। वापस आती तो बिशन की पत्नी सादा सा शाकाहारी डिनर तैयार रखती। सूप सी पतली दाल, चावल, रोटी, किसी सब्जी की भुजिया। पर एक दिन भांग के बीजों की चटनी बना दी थी उसने। सुमी के हलक तक मिर्ची की लपट लग गई थी। पिरूली भी समझ गई, अफसर मेम साहब को संतों सी सादा खुराक चाहिए। जो जितनी कम बात करता है उसे उतना ही पसंद करती हैं। पर पिरूली भी सोचे बिना ना रह पाती। ऐसा सोने सा रूप, चढ़ती उम्र और ऐसी जोगनों सी आदतें। क्या हुआ है जो जीवन से संन्यास ले बैठी हैं? अब सुमी उसे क्या बताती और वह सरला पहाड़िन क्या समझती। किस्मत के ध्रुव दाव पेंच जिन्होंने उसके जैसे ही सरल सुमिता मिश्रा को यहाँ पहाड़ों में ला पटका था। अंदर बाहर का सन्नाटा उसके तन मन पर बैठ गया था। इस सन्नाटे को तोड़ पाती थी केवल पहाड़ी मैना की सीटी सी आवाज़, या फिर पिरूली की पायलों की छुन छुन। और फिर एक दिन इस सन्नाटे में पत्थर सा मारा था एक चिट्ठी ने, जो सुमी की प्यारी सहेली ने लिखी थी। सुमी, तुम तो अल्मोड़ा जाकर हमें भूल ही गई हो, पर विनय और मैं अक्सर तुम्हारी बातें करते हैं। आंटी से मिली थी मैं, वे भी बेहद उदास हैं तुम्हारे लिए। कविता भाभी। पढ़ते पढ़ते अधीर हो उठी सुमी। क्या फालतू बातें लिख डाली है मिंटी ने। कौन उदासी से मरा जा रहा है उसके लिए। पत्र एक तरफ डालने ही वाली थी कि वह आखिरी हिस्से पर नज़र पड़ी। सजल मिला था एक इवेंट में। ऑस्ट्रेलिया से लौटकर भारत सेटल होना चाहता है। काफ़ी पैसा बनाया है वहाँ। शायद यहाँ कोई होटल या रिसोर्ट बनाए। सुमी के हाथ थरथराने लगे। क्यों आया है वापस वह? सब कुछ छोड़ गया था, अब क्या लेने आया है? पर दूसरे ही पल उसके मन ने जवाब दे डाला, वह यहाँ रहे या ऑस्ट्रेलिया में, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें जानने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कि वह चाहता क्या है। तुम्हारा रास्ता अब बिल्कुल अलग है। वह किसी छोर पर भी सजल नाम के किसी व्यक्ति से नहीं मिल पाएगा। बैठी बैठी सोचती रही सुमी, क्यों आज भी अधीर हो उठती है वह? क्यों भूल नहीं पाते हुए कुछ अनजाने अनचिन्हे पल जो उसके जीवन में एक चक्रवात की भांति आ धमके थे। कॉलेज के शुरुआती दिन थे वे। मिंटी हमेशा के लिए उसे छोड़कर किसी झुंड में गुम हो गई थी। आप फर्स्ट ईयर में हैं? जी हाँ। सामने था एक लापरवाह सा बेतरतीब व्यक्तित्व। मैं भी, आइए क्लासरूम ढूंढते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। सम्मोहित से पीछे पीछे चल दी थी वह। हालांकि बाद में पता चला था कि उसकी और सुमी के कोर्सेज अलग अलग हैं। अक्सर ही कॉरिडोर या लाइब्रेरी में मुलाकात हो जाती, पर उस बांसुरी वादक का प्रिय अड्डा था कैंटीन के पास वाला बरगद का पेड़। वहाँ वह उसे देखती, अपने आसपास झुंड पर भाषण झाड़ते हुए या फिर शेरो शायरी की महफिल सजाते हुए। कहना ना होगा, सुमी को यह सब कतई नहीं भाता था, और यह बात उसे भी पता चल गई थी। एक दिन अचानक ही उसे रोक लिया था उसने। सुनिए, कभी कभी खुलकर हंस लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। जी, सलाह के लिए शुक्रिया, पर आप मेरी सेहत की फ़िक्र ना करें। फिक्र तो हो जाती है। वह हंसा था, फिर सुमी के कान के पास बुबुदाया, अपनों की। सुमी जवाब फूल सी लपट गई। गुस्से में लाल होकर उसे धक्का सा दिया और आगे बढ़ गई। बाद में मिंटी को पता चला तो उसका बहुत मजाक बना था। अरे पागल, वह पसंद करता है तुम्हें तो दिक्कत क्या है? पता भी है कितनी लड़कियां पीछे लगी हैं उसके। लगी हैं तो लगी रहे, मुझे वह एक आँख नहीं भाता। कभी गाने कभी शायरी, कॉलेज न हुआ, सड़क की चौपाल हो गई।
ओहो भाई, अब कोई राजकुमार टाइप सोफिस्टिकेटेड लड़का कहाँ से लाएं आपके लिए? दिल्ली के कॉलेजों में तो यही मजनू अवेलेबल हैं। आप रखिए अपने मजनू अपने पास, मुझे बहुत काम है। कहते हुए मिंटी को तो परे धकेल दिया था उसने, पर शायद उस ढीठ को अपने मन से परे नहीं धकेल पाई सुमी। जिस प्रेम और प्रेमी को वह अपने काल्पनिक आइडियल के परे समझ रही थी, वह कहीं किसी झिर्रे से उसके मन के भीतरी कोनों में घुस कर बैठ गया था। रात भर जग कर कसमें खाती कि सुबह उसकी तरफ देखेगी भी नहीं, पर सुबह जब उसे कहीं देख नहीं पाती तो सारी कसमें हवा हो जाती। वह क्यों नहीं आया? बीमार है क्या, या फिर कोई और बात है? अच्छी मुसीबत थी, किसी से कुछ कहकर हंसी उड़वाई नहीं जा सकती थी और चुप रहकर प्राण अधर में अटके थे। यह अनोखा रहस्य वह जादूगर भी भाप गया था। बात हो या ना हो, उसकी हरफन मौला नजरें सुमी के इर्द गिर्द तैनात रहती। उस तिलस्मी कैद से कैसे बचती सुमी? अंततः उसने घुटने टेक ही दिए थे। एक अजीब सी दोस्ती पनप गई थी दोनों के बीच, जहाँ न सुमिता मिश्रा सुमिता रही थी और न ही सजल सी सजल। और पंडित जी, क्या हालचाल? अक्सर एक मोहक मुस्कान सुमी का स्वागत करती। सब ठीक है स्वामी जी, और आपके प्रवचन कैसे चल रहे हैं? वह भी नहले पर दहला मारती। सब प्रभु की कृपा है। स्वामी जी मुस्कुराते, फिर फुसफुसाते, कभी तो आप पर भी बरसेगी। सुमी लाख लाल पीली होती, पर स्वामी जी के जादू मंत्र ने उसके भूले दिल पर गंडा बांध ही दिया था। बातें बातें बातें, कोई वादा नहीं, कोई कसम नहीं, नहीं इतनी जुर्रत कि समाज की भेदती निगाहों से दूर कहीं मिलने मिलाने की सोचा जाए। संस्कारों में बंधी सुमी और सुमी की पसंद नापसंद से बंधा सजल एक ऐसे अनजाने अनचिन्हे रिश्ते में बंध गए थे कि उसकी पैठ कितनी गहरी है खुद उन दोनों को पता ना था। पर धीरे धीरे सुमी भाप ही गई थी कि यह दोस्ती का नाटक ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। सुनो पंडित, हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्या मतलब? सुमी ने जानबूझकर अनजान बनना चाहा। मतलब वाकई नहीं पता तुम्हें? सजल ने सीधे सीधे सुमी की आंखों में झांका। सिहर गई सुमी, कैसे रोके इस अबाध जवार भाटे को? वह एकाएक समझ नहीं पाई। एक पल में ही सामने खड़े व्यक्ति के आसपास का ब्रह्मांड उसकी पुतलियों में घूम गया। सजल सिंह का ठाकुर खानदान, उत्तर प्रदेश का ठेठ जमींदार परिवेश और सुमिता मिश्रा का छोटा सा मध्यवर्गीय लखनवी घरौंदा आपस में टकराते से लगे। जो तूफान सजल की आंखों में था, सुमी को उसकी धूम गरज अपने अस्तित्व को निगलती सी मालूम हुई। उसे लगा उसने उसे अभी नहीं रोका तो सब कुछ डूब जाएगा। हम अच्छे दोस्त हैं सजल, दोस्त ही रहते हैं ना। अरे, मैंने कब कहा कि कुछ और बनना है? स्वामी जी की कुटिल हंसी तीर की तरह डस गई थी सुमी को। फिर यह टाइम वाइम की क्या रट लगा रखी है? चिढ़ कर कहा था उसने। अरे, इम्तहान आने वाले हैं और तुम सारा वक्त मेरे प्रवचन सुनती रहती हो। सुमी का जी किया स्वामी सजलानंद का सर फोड़ दे। इतना पागल तो केमिस्ट्री की किसी इक्वेशन में भी नहीं किया था उसे। पर जो इक्वेशन विधाता उसके लिए रच रहा था, उसका उसे दूर दूर तक भान नहीं था। पर हवा में तैरती सुमी को धरती पर तो आना ही था। फिर नियति क्यों बेवजह इंतजार करती? लखनऊ से माँ का पत्र आया था। सुमी, विनीत का कनाडा का वीज़ा लग गया है। वह और तुम्हारी भाभी जल्दी जाना चाहते हैं। तुम्हारा बीएससी भी होने वाला है। बाकी जो पढ़ना हो लखनऊ आकर पढ़ लेना। अकेले तुम वहाँ, मैं यहाँ, दोनों ही बातें अब संभव नहीं है। परीक्षा के बाद आने की तैयारी पकड़ो। खट से यथार्थ के धरातल पर उतर आई सुमी। कैसे लिखती माँ को कि अभी अभी तो तन मन को पंख लगे हैं और अभी से तुमने पंख काटने का हुक्मनामा निकाल दिया। पर सुमी उस परिवेश का हिस्सा थी जहाँ अपने अरमानों से पहले अपनों के अरमानों की फिक्र की जाती है।
फिर बात केवल कुछ अरमानों की नहीं थी, बात थी विनीत के पीठ पीछे माँ को संबल देने की, उनका सुख दुख बांटने की। और कर्तव्य मार्ग से पीछे हटना सुमी के संस्कारों में नहीं था। वह लखनऊ चली तो आई, भाई भी सात समंदर पार उड़ गया, पर मन तो कॉलेज के गलियारों में ही भटकता रह गया। मिंटी से कभी कभी बात होती तो पता चलता सजल के इम्तहान अच्छे हुए। सजल MBA की तैयारी कर रहा है। सजल अब ज़्यादा बात नहीं करता। इम्तहानों और MBA से उसे कोई मतलब नहीं था सुमी को, पर सजल ने बात करना कम क्यों किया, यह सवाल उसके मन को मथता रहता। दिन बीतते गए, पढ़ाई भी मुकम्मल हुई, डिग्रियां भी, पर जो आधा अधूरा अध्याय दिल्ली में छूट गया था वह सुमी के मन को कचोटता रहता। एक दिन रह नहीं पाई, वह कागज़ कलम उठाया और लिख डाला, स्वामी जी, आप और आपके प्रवचन बेहद याद आते हैं। बहुत सोचा, बहुत समझने की कोशिश की, पर इतना ही जान पाई हूँ कि जो पल साथ गुजारे वे बेमकसद नहीं थे। मेरे दिल ने आखिरी गवाही आपके हक में दी है। मैं स्वीकार करती हूँ कि इस रिश्ते को समझ ही नहीं पाई, जिससे बंधकर इंसान जन्म जन्मांतर के बंधन बांध लेता है। मैं तो छूटकर लखनऊ आ गई, पर इस बंधक मन का क्या करूँ? आप आकर इसे छुड़ा लीजिए। मैं ज़्यादा दिनों तक इसकी सार संभाल नहीं कर पाऊँगी। प्रतीक्षा में सुमी। प्रेम के जिस रस में भाव विभोर होकर सुमी ने यह पत्र लिखा था, उसकी बूंदें सजल के मन को शायद भिगोने से पहले ही सूख गई थी। जवाब सजल का नहीं, मिंटी का आया था। प्यारी सुमी, तुम ठीक ठाक होगी और मैं भी शीघ्र ही तुमसे मिलूंगी। बस संक्षेप में इतना बताना था कि सजल ऑस्ट्रेलिया चला गया है। पिछली बार तुम्हारी बातों से लगा था कि तुम शायद उसे भूल नहीं पाई हो। मैं बस इतना कहूँगी कि अब यह संबंध और उसकी बात यादें तुम्हें शायद दुख के अलावा और कुछ ना दे सके। जिस चीज़ का सिरा पकड़ में ना आ सके उसे छोड़ देना चाहिए सुमी, नहीं तो इंसान उसकी चाह में भटक जाता है। भटकन भटकाव सुमिता मिश्रा क्या बताती अपने सहेली को कि उसका मन तो कब का भटक कर खो चुका, उन रास्तों पर जहाँ से लौटना शायद कभी संभव ही ना हो। पर समय की चाल इतनी तेज थी कि उसके बाद सुमी को कुछ कहने सुनने का अवसर ही नहीं मिला। लखनऊ का सूनापन उसे काटने को दौड़ता और उसने पनाह ली IAS की दुरूह तैयारी में, जिसका आदि अंत न तो माँ पूछ सकती थी न कोई रिश्तेदार। ईश्वर की कृपा से मेरिट में आई सुमी और मसूरी की ट्रेनिंग के बाद अब अल्मोड़ा में पड़ाव डाला है। मिंटी की चिट्ठी मेज से उड़कर कमरे में फरफरा रही है। सुमी को ना तो कागज़ पर नजर आते हैं ना उस पर उकेरे शब्द। वही बेपरवाह बेतरतीब चेहरा, वही पूरी दुनिया का मजाक से बनाती हंसी, वही लापरवाहियाँ, कोताहियाँ, मजबूरियाँ, लाचारियाँ। कहाँ तक सोचती सुमी, सोचकर कुछ हासिल ना था। आज 8 मार्च है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। छोटा सा शहर है अल्मोड़ा, पर बगल में नैनीताल भी है। हिल स्टेशन ही सही, पर अधिक जीवंत, अधिक सुंदर, अधिक आधुनिक। एक महिला NGO ने सुमी को इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया था। चाह कर भी इनकार ना कर सकी थी वह। कब तक अकेलेपन के तलश में जिया जा सकता है? आखिरकार जिस समाज में हम रहते हैं उसका भी हक है हम पर। नमस्कार मैडम, स्वागत है, आइए प्लीज़ इस तरफ। NGO की संचालिका द्वार पर ही मिल गई थी। सभी लोगों से मिलने मिलाने का सिलसिला चल पड़ा। नमस्ते। आवाज़ सुनते ही सुमी के कान फड़क उठे। मैम, ये मिस्टर सजल सिंह हैं, जाने माने होटेलियर और उद्योगपति। हमारी NGO के साथ बड़े पुराने संबंध हैं इनके। पर सुमी कहाँ सुन पा रही थी वह प्रशस्ति गान। नजरें ठहर गई थी सुनहरे फ्रेम में कैद उन आँखों पर जिनसे बहुत पुराना परिचय था उसका। जो व्यक्तित्व सामने खड़ा था वह भी हैरान था सुमिता मिश्रा के इस अवतार पर। वह अदना सी हैरान परेशान पंडित बालिका, मैसूर सिल्क में लिपटी, कानों में पड़े इकलौते हीरो की चमक से दमदमाती किसी और ही ग्रह से उतरी मालूम हो रही थी। प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, सुमी के लिए याद रख पाना दूभर हो गया।
दुनिया भर के प्रोटोकॉल से पीछे छुड़ाते हुए अपनी कार की तलाश में लगभग भागती सी लड़खड़ाई। किसी के कदमों की चाप ने फिर सहमाया था। सुनो पंडित। उफ, यह संबोधन शीशे की तरह पड़ा सुमी के कानों में। लगभग मुंह से निकलने को ही था, जी स्वामी जी, पर होठों पर चुप और क्रोध के मिले जुले ताले लग गए। कैसी हो? वह आगे बढ़ा। बढ़ेगा क्यों नहीं, सुमी ने सोचा। सदा कर निर्लज्ज है, पर मुंह से यही निकला, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। सजल हंसा। जल्दी तो तुम्हें हमेशा से रही है पंडित, चाहे बात करनी हो, बात छोड़नी हो। फिर रुककर बोला, चाहे रिश्ता तोड़ना हो या जोड़ना हो। गुस्से में लाल लपट सी गई सुमी। जोड़ने की बात आप ना ही करें स्वामी जी, आप जानते ही क्या हैं किसी की मजबूरी के बारे में। आपने सब समझ लिया, अंदाजे लगा लिए, और जब मैंने सब खरा खरा कबूल किया तो आप चल निकले। और अब तुर्रा यह कि मैं जल्दबाज में हूँ। चलिए यह भी बता दीजिए कि इस सब में आप क्या हैं। जितने गुणगान आपके सुने उनसे तो कुछ खास पता चला नहीं। पता ही तो नहीं चला तुम्हें पंडित कि तुम मेरे लिए क्या हो। पता ही तो नहीं चल पाई कि तुम्हारा एक झटके में चले जाना मुझे किस खाई में धकेल देगा। परिवार सिर्फ तुम्हारा ही तो नहीं है, मैं भी तो किसी की जवाबदेह हूँ सुमी। क्या कहता है उनसे कि जो कहीं नहीं दिखाई देती वह मेरे मन में अड्डा जमा कर बैठ गई है। जाओ उसे मेरी दुल्हन बना कर ले आओ। और वे चुपचाप मेरी बात मान भी जाते। क्यों सुमी, है ना इतना आसान? ऊंची हो गई थी सजल की आवाज़ और नीचे झुक गई थी सुमी। जब बर्दाश्त न हुआ तो वही पथरीली घास पर बैठ गई। उसके सामने बैठ गया था वही बांसुरी वादक जिसके सुरों को हमेशा सुनकर भी अनसुना करती आई थी। क्यों होता है ऐसा? क्यों नहीं जान पाते या सुन पाते हम मन की आवाज़? क्यों उस एहसास को पराया कर देते हैं जो दिल के सबसे करीब होता है? सुमी की आंखों से झरझर गंगा जमुना बह रही थी। आंसुओं की जल कब बहता हुआ सजल के कंधों को भिगोने लगा उसे पता न चला। सजल के हाथ कब सुमी को समेटते चले गए यह वह भी नहीं जान पाया। पानी जब सिर के ऊपर बहने लगा तो स्वामी जी जागे। अरे पंडित, अब यहीं बर्फ जमाओगी क्या? सुमी ने आंसुओं से धुला चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, बड़े ज्ञानी हैं आप। बर्फ पिघलने और जमने का अंतर नहीं जानते? तल्ली ताल का चांद इस सवाल जवाब को सुनते हुए खुद ही पिघल रहा था। इतिश्री। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी कहानियों को सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक अवश्य करें और कहानी अच्छी लगी है तो अपनों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।